हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अंश 5G एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र और जो प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण इत्यादि। अब हमने जो ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं ये राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ाए हैं, और जो आधुनिक NCERT की बुक है उसमें प्रकाशिकी यंत्र नहीं है। इसका मतलब हमने प्रकाशिकी यंत्र एक्स्ट्रा पढ़ाया है NCERT के बुक की अपेक्षा। हमने अभी वो NCERT की बुक के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब हमारा जो उसमें तीसरा चैप्टर है वह विद्युत से रिलेटेड है। उसके पहले मैं आप लोगों से वादा करता आ रहा हूँ कुछ शब्दों के बारे में, कि मैं आप लोगों को जो कॉर्नर पे मैं लिखा करता था, जैसे ऊर्जा, उद्गम, तरंगदैर्घ्य वगैरह, ये सब क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में कि ये शब्द आखिर क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहें अंश 5G एकेडमी के साथ। एक बात विशेष, आज मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप उस कुछ स्पेशल को करने के लिए कुछ स्पेशल कर क्या रहे हैं। आई मीन दैट कि अगर आप कुछ स्पेशल पाना चाह रहे हैं तो उस स्पेशल को पाने के लिए आप वह स्पेशल कार्य क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी क्लास में टॉप करना चाह रहे हैं तो टॉप करने के लिए आप अपनी क्लास के दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये सोचिए, फिर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग मतलब जो जितना वो लोग कर रहे हैं उतना तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा मतलब उसके अतिरिक्त आप क्या कर रहे हैं, इस बात पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए अब हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे उन टॉपिक्स की परिभाषाएं क्या होती हैं, वो टॉपिक्स हमारे होते क्या हैं। तो उन शब्दों के क्रम में जो हमारा पहला शब्द है वह है ऊर्जा। ऊर्जा आखिर होती क्या है, आखिर ऊर्जा होती क्या है, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऊर्जा क्या है। जैसे हम आ जाते हैं अपने अवधी भाषा में, हम बात करते हैं अपने अवधी भाषा में। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य न कर रहा हो, बिल्कुल निस्तेज अवस्था में पड़ा हो, यानी कि वह उठ चल भी ना पा रहा हो, स्वयं खुद खाना भी न खा पा रहा हो, खुद बोल ना पा रहा हो इत्यादि, मतलब ये जो सारी कंडीशनें होती हैं, इसका मतलब वह कोई काम ना कर पा रहा हो, तो लोग उसको क्या कहते हैं अवधी भाषा में, हमारे गांव की भाषा में क्या कहते हैं उसको, कि ये स्टेज हो गया है, इसकी जो क्षमता है, जो कार्य करने की जो क्षमता है वह खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ऊर्जा खत्म हो गई है। क्या हो गई इसमें, अब कहते नहीं उसमें कि अब इनकी ऊर्जा नाई है, खत्म है, चुकी गया, अब क्या करा जाए, खत्म है इनकी ऊर्जा नाई है, तो ऐसे कहते हैं हमारी अवधी भाषा में। तो हम बात कर लेते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। जब हमारे गांव में हर जगह सभी जगह यही नियम लागू होता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो लोग कहते हैं कि इसकी ऊर्जा खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वही हमारी ऊर्जा है। हम ऊर्जा किसे कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, और हम इसको इंग्लिश में किस प्रकार परिभाषित करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले शब्द के बारे में कि हमारा अगला शब्द जो है वह है तरंगदैर्घ्य। क्या है, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरंग क्या होती है। तरंगे जो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर इस प्रकार से जो चले उसे हम तरंगे कहते हैं। इसका मतलब इसमें अब हम 2 बात कर लेते हैं। जो ऊपर उठा वाला हिस्सा हुआ इसको हम कहते हैं श्रृंग, और जो नीचे उठा वाला हिस्सा हुआ इसको हम कहते हैं गर्त। इसको हम बोलेंगे श्रृंग बोलेंगे और इसको बोलेंगे गर्त बोलेंगे। यानी कि तरंगे जो होती हैं वो हमारी वक्राकार चाल में चलती हैं, यानी कि तरंग का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, जिस रास्ते में तरंग अपनी दूरी तय करती हैं वह वक्राकार होता है। किस प्रकार से होता है, वक्राकार होता है। और इस वक्राकार में जो हमारा ऊपर उठा वाला हिस्सा हुआ इसको हम कहेंगे श्रृंग। क्या बोलेंगे, श्रृंग बोलेंगे। और जो नीचे वाला हिस्सा हुआ इसको हम बोलेंगे गर्त। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तरंगदैर्घ्य की, कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है। आप लोग जैसा कि हमने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो भी तरंग की चाल में चलता है, इसका मतलब प्रकाश भी तरंगीय गति करता है। अब हम बात कर लेते हैं एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि इस प्रकार से हुआ, ये नीचे उठा वाला हिस्सा गर्त, ऊपर वाला श्रृंग। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य। यानी कि
distance between the two strings. I don't know the meaning of the strings. This is why I call the strings is strings. दो हम बात कर लेते हैं कि जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, साथियों मैं श्रृंग की इंग्लिश नहीं जानता हूँ, इसलिए श्रृंग को मैं श्रृंग ही कह रहा हूँ। जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या है? जो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इसी चैप्टर के अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा उद्गम। उद्गम क्या होता है? उद्गम मतलब होता है कि जहां से किसी चीज का जन्म हुआ, मतलब जहां से किसी चीज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ, उस बिंदु को, उस स्थान को हम उद्गम बोलते हैं। जैसे मनुष्य का उद्गम स्थान क्या है? मनुष्य का उद्गम स्थान माँ होती है। मनुष्य का जन्म माँ से हुआ है और मनुष्य का उद्गम स्थान माँ होती है। उसी प्रकार गंगा जो है, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी, the most holy river in the India is called the most holy river in the world, actually कहिए the most holy river in the world is called गंगा, यानी कि गंगा से भारत की या विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा जी का जो उद्गम स्थान है वह है हिमालय। इसका मतलब गंगा जो निकलती है हिमालय से निकलती है और इसीलिए गंगा का उद्गम हिमालय को कहा जाता है। हमने बात किया उद्गम क्या होता है? जहां से किसी चीज का जन्म होता है उसे हम उस चीज का उद्गम स्थान कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण का जन्म जो होता है वो सूर्य से होता है। प्रकाश की किरण का जन्म कहां से होता है? सूर्य से होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश का किरण का उद्गम स्थान सूर्य। साथियों ये सारे वही शब्द हैं जिन शब्दों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में अगली वीडियो के लिए बताने को कहा था। ये वही शब्द हैं, एकांतर, शीर्षाभिमुख, तरंग दैर्घ्य, उद्गम, ऊर्जा, वही शब्द हैं जिसको हम ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर पर लिख दिया करते थे कि इस शब्द को हम अपनी अगले की वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो आपका इंतजार खत्म हुआ उसके लिए और मेरी वह वीडियो आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि वे शब्द क्या होते हैं। इन शब्दों को हम डिफाइन करने वाले हैं। ये शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो उसी शब्दों के क्रम में अब हम बात कर लेते हैं एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण की। एकांतर कोण हमारा क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण हमारा क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारी समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन क्या होती है। एकांतर कोण की इंग्लिश होती है साइड एंगल और शीर्षाभिमुख कोण की इंग्लिश होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर, कहीं इस प्रकार से, मतलब यहाँ की दूरी भी उतनी हो जितनी यहाँ की दूरी हो, एक दूसरे से जो बराबर दूरी पर अनंत तक चली जाएं, वो दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि जो अनंत तक कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न कर पाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न कर पाए, एक दूसरे को काट न पाए। हम अपनी अवधी भाषा में कहते हैं एक दूसरे को काट न पाए। भाई जब काट देंगे तो समांतर कहाँ रह जाएंगे यार। चलिए अब आइए देखते हैं एकांतर कोण क्या होता है। जब किन्हीं दो पैरेलल लाइन का पैरेलल लाइन हो गई तो निश्चित बात है दो होंगी। तो जब किन्हीं दो पैरेलल लाइनों को एक त्रियक रेखा यानी कि इटैलिक लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है कहीं इस प्रकार से। जब किसी पैरेलल लाइन को एक इटैलिक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस प्रकार से, तो यहाँ बनने वाला कोण इस साइड में और इस साइड में एकांतर कोण मतलब साइड एंगल। हम जैसा इंग्लिश से स्पष्ट है, जिन शब्दों को हम हिंदी में स्पष्ट न कर पाए उसकी इंग्लिश देखें। कुछ बातें तो इंग्लिश में ही निकल आती हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे पूछिएगा कि जी आम क्या है तो कहेंगे मैंगो है यार, आम क्या मैंगो है। और अगर उनसे मतलब इस प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर आप उनसे हिंदी पूछेंगे तो इसकी इंग्लिश बता देंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे वहाँ पर। जैसे किसी से हमने जनरली आमतौर पर पूछा कि भाई यार दीवार क्या होती है, उसने कहा यार वाल होती है। और क्या होती है? दीवार वाल होती है। तो आप संतुष्ट हो गए कि हाँ चलिए वाल होती है, हम समझ गए कि दीवार क्या होती है। तो कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम इंग्लिश से स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं 100 परीक्षा की, जिसकी इंग्लिश होती है पोस्टमास्टम। कोई बोलेगा तो हम जान जाएंगे कि ये पोस्टमास्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि चीर घर जो हाँ मुर्दे चीरे जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा 100 परीक्षा क्या होती है यार, अब किसी से पूछो यार 100 परीक्षा क्या होती है, पोस्टमास्टम, अब तुरंत जान जाएंगे कि पोस्टमास्टम क्या है। तो उसी प्रकार से एकांतर कोण की इंग्लिश होती है साइड एंगल, और साइड एंगल का मतलब हुआ अगल बगल, साइड का मतलब हुआ अगल बगल। तो अगल बगल वाले जो एंगल हुए ये परस्पर बराबर होते हैं और इन्हीं को हम एकांतर कोण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस प्रकार से कहीं अगर दो
इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में इस प्रकार से कहीं काट रही हैं, आपस में कहीं भी काट रही हैं, किसी प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो वर्टिकली, अब इनका जो वर्टिकली एंगल हुआ, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये दोनों वर्टिकली हुआ, आमने सामने का जो एंगल हुआ, और इधर वाला भी वर्टिकली हुआ, तो जो ये वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि इसको हम कोण 1 मान लें, कोण एंगल 1, और इसको एंगल 2, तो यहाँ पर 1 बराबर 2 हो जाएगा। और अगर इसको हम एंगल 3 मान लें और इसको एंगल 4, तो हमारा 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो इस प्रकार से होता है, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के इन शब्दों के क्रम में जो हमारा अगला शब्द है वह है समरूप। आखिर समरूप क्या होता है, समरूप और समान में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द समरूप एंड इक्वल एंड इक्विलेटरल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वल एंड इक्विलेटरल, समरूप एंड समान। अब हम बात कर लेते हैं समान और समरूप में क्या डिफरेंस होता है। समरूप त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिन त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो, भुजाएं बराबर हो या ना हो, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। और समान त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि जिन दो त्रिभुजों के भुजाएं आपस में बराबर हो। अब यहाँ पर भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो कोण बराबर होने ही होने हैं, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो समान त्रिभुज का मतलब हुआ कि जिन त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि उनके साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो, उन त्रिभुजों को हम समान त्रिभुज कहेंगे। और समरूप त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि जिन त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो। अब कोण बराबर होने के लिए भुजाओं का बराबर होना मतलब जरूरी नहीं है। अगर हम कोई समरूप त्रिभुज लेते हैं, कोई मान लीजिए इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल एक लेते हैं इस प्रकार से, तो इसकी हम एक भुजा मान लेते हैं 5, ये 5 नहीं होगी, ये होगी 5, ये 4 और ये 3 हो जाएगी। और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर है राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी है, एक हो जाएगी हमारी 13, एक हो जाएगी 12 और एक हो जाएगी 5। अब चूंकि दोनों ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी कि इनके कोण जो है वो आपस में बराबर हैं, लेकिन इनकी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होंगे उन्हें हम समरूप त्रिभुज बोलेंगे। और समान त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ एक त्रिभुज ये हुआ और दूसरा त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल ही लेते हैं, यहाँ पर 4, 5 और 3 का। तो यहाँ पर हमारा जो यह त्रिभुज हुआ, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समान त्रिभुज हुआ, लेकिन समरूप, अब समान हुआ तो समरूप कहा जाएगा, लेकिन समरूप त्रिभुज हम इसे और इसे और इसे कहेंगे, ना कि इसे हम कहेंगे। मतलब कहा तो जा सकता है लेकिन समरूप कहा नहीं जाएगा इसे। यहाँ पर समरूप त्रिभुज का मतलब हुआ त्रिभुजों के कोण बराबर होना, और समान त्रिभुज का मतलब हुआ त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होना। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए उस स्थिति में त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, मतलब कोण बराबर हो जाएंगी। तो हमने आपसे जितने शब्दों का अभी तक वादा किया था उन सारे शब्दों को हमने कंप्लीट कर दिया है। एक विशेष बात जो हमारे इन पिछले वाले चैप्टरों में रह गई कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमारा सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब हमारा सूर्योदय होता है तब सूर्य लाल दिखाई देता है, और जो हमारा सूर्यास्त होता है तब सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमारी पृथ्वी हो गई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं फिगर अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, बस काम चलाओ फिगर बनाऊंगा, अपने देहाती भाषा में काम चलाओ जो है फिगर बनाऊंगा। तो हमारा जो सूर्य होता है वो कहीं ईस्ट साइड में, यहाँ पर मतलब वो होता है राइज होता है, और यहाँ पर जो होता है सेट होता है, मतलब यहाँ पर उदय और यहाँ पर अस्त हुआ, तो यहाँ से और यहाँ पर इस प्रकार से चलता आता है, इस प्रकार से चलता आएगा। अब ये चूंकि ये दूरी और होगी इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी वो अधिक होगी यहाँ की अपेक्षा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ और यहाँ की दूरी कम होगी। तो जब ज्यादा दूरी है तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें कई रंग होते हैं, हमने बताया, जिनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग होता है लाल। और एक बात हम जानते हैं कि जिस रंग का मतलब जिस चीज का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसकी चाल भी अधिक होगी। हमने प्रूफ किया था वहां प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कि ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का चाल भी अधिक होती है, इसीलिए सिग्नल वगैरह लाल लगाए जाते हैं ताकि सूर्य का वो उसकी रोशनी हमें जल्दी पहुंचे।
तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लाल वाला कलर है वो जल्दी पहुंचता है। शेष कलर वायुमंडल में उपस्थित गैसों आदि कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन था कि ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर शेष किरणों को छोड़ रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ तक आंखों तक लाल कलर ही पहुंच पाता है, दूरी ज्यादा होने के कारण। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि क्लास 10th की सभी मतलब मैथ, इंग्लिश और साइंस सभी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको अपनी क्लास में कुछ स्पेशल करना है तो बने रहिए आप अंश 5G अकेडमी के साथ। तो आप चलते हैं हम अपने क्लोजिंग की ओर। अब हम अपने सभी टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम आ चुके हैं अपनी क्लोजिंग की ओर। यार आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, छोड़कर ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, क्या है ऐसे कैसे चलेगा? आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिव होता रहूं आगे की वीडियो बनाने के लिए। और मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें समाज का कल्याण होगा, उन छात्रों का कल्याण होगा जो कक्षा 10 में हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। और कोरोना काल की वजह से अभी अब तो स्कूल खुल गए हैं, आप लोग धीरे धीरे स्कूल जाना प्रारंभ कीजिए, लेकिन आप लोग अपना फायदा भी देखते रहिए, कुछ स्पेशल भी करते रहिए। स्कूल जाइए, वहां पढ़िए, प्लस स्पेशल में इसको प्लस पॉइंट में रखिए। जो हम बता रहे हैं इसको प्लस पॉइंट में पढ़ें और पढ़ते रहें और बने रहें अंश 5G अकेडमी के साथ। आगे की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यार सब्सक्राइब करके जाना, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियो की क्वालिटी पर मत ध्यान दीजिए कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वीडियो, बट व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द वीडियो। यू शुड प्रिपेयर दिस। मतलब आपको ये देखना है कि वीडियो का कंटेंट क्या है, वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं देखनी है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे भी एहसास है। वीडियो की क्वालिटी जो है हमारे अच्छी नहीं